अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर बायोलॉजी के जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और जिस चैप्टर के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो चैप्टर है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, और वो जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सेंट्रल डॉग्मा। अब ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल टॉपिक है ये स्टूडेंट्स के लिए, जिन बच्चों ने आगे एमकैट के एग्ज़ाम्स भी देने होते हैं और जिन बच्चों ने ये चैप्टर प्रिपेयर करना होता है, इसको अटेम्प्ट करना होता है लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इस सिलसिले में हम इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है। तो सेंट्रल डॉग्मा एक्चुअली एक डीएनए जो है, क्योंकि तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर हर सेल के अंदर जो है डीएनए पाया जाता है, उसकी स्पेसिफिक अमाउंट पाई जाती है। और जो डीएनए है वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स को कोड करता है। डीएनए के ऊपर स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और वो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो जीन्स जो है उनकी फॉर्मेशन के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डीएनए के जो सेगमेंट्स होते हैं वो जीन्स कहलाते हैं। और वो जो जीन्स हैं वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स को कोड करते हैं। और वो जो प्रोटीन फॉर्मेशन है फ्रॉम दी डीएनए, ये जो सारा प्रोसेस है प्रोटीन फॉर्मेशन का फ्रॉम दी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज नॉन एज सेंट्रल डॉग्मा। तो एक्चुअली जो सेंट्रल डॉग्मा है वो प्रोटीन के एक्सप्रेशन को कहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर पहले से लिस्ट कर दी हैं, उन्हें हम देखते हैं और फिर बाकी जो प्रोसेस होगा इस प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यही हम देखेंगे कि ये जो सेंट्रल डॉग्मा है इट इज़ दी प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। सो जीन्स की एक्सप्रेशन का जो प्रोसेस है उसे हम सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। और जीन्स की एक्सप्रेशन कैसे होती है, अब ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि डीएनए के ऊपर जीन्स लोकेटेड होते हैं और वो जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। सो ये एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल सी बात है कि हाउ डू जीन्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो इसके अंदर इसका एक वर्ड के अंदर एक लाइन में आंसर ये है कि जीन्स एक्सप्रेस देमसेल्व बाय मेकिंग प्रोटीन्स। वो डिफरेंट प्रोटीन्स को बनाते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स को कोड करते हैं और इस तरह से वो खुद को एक्सप्रेस करते हैं। सो ये इसके नीचे मैंने ये भी लिखा हुआ है कि जीन्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स बाय मेकिंग प्रोटीन्स। अब ये बात तो सिर्फ इतनी सी है कि एक डीएनए से प्रोटीन्स बनने हैं, जीन से प्रोटीन बनने हैं, लेकिन ये सिंपल सी बात जो है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस के थ्रू जो है ये कंप्लीट होती है। और इस जो सारी बात है उसको अगर हम डिटेल से देखें तो ये जो पूरा सेंट्रल डॉग्मा है, ये जो प्रोटीन फॉर्मेशन है या जो एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स का जो सारा प्रोसेस है, इसके अंदर दो बेसिक स्टेप्स, दो बेसिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। और वो जो दो बेसिक प्रोसेसेस हैं उनमें जो पहला प्रोसेस है दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। वो ट्रांसक्रिप्शन होती है और ट्रांसक्रिप्शन में ये हम इन्हें वन बाय वन देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो डीएनए है, डीएनए के ऊपर चूंकि स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं, वो जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं उनको ट्रांसक्राइब किया जाता है ऑन टू अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। और वही जो प्रोसेस है उसी को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस in which the DNA strand is transcribed or the nucleotides of DNA strands are transcribed onto a single strand of RNA molecule. So ये जो सारा प्रोसेस है इसको हम जो है ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कुछ जो यहाँ पर मेजर और बेसिक हाइलाइट्स हैं उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डिटेल में हम ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन वो जो मेजर इसके अंदर हाइलाइट्स और पॉइंट्स आते हैं उनमें कुछ बातें ये हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और स्पेसिफिकली यहाँ पर क्योंकि हम जिस चैप्टर के अंदर जिस प्रोसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं ये जो है दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए जिसे हम स्टडी करने जा रहे हैं। सो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए के डबल स्ट्रैंड से एक जो मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन है उसे हम डिस्कस करेंगे। सो ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ आरएनए है फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि इससे पहले वाले जो कुछ टॉपिक्स हैं उनके अंदर जैसा कि हमने रेप्लिकेशन वाले टॉपिक्स इसमें आते हैं उसमें भी हमने पढ़ा था कि डीएनए के ऊपर रेप्लिकेशन जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड जो है प्रोसीड करती है। सो बिल्कुल इन द सेम मैनर ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये भी 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ जो है ये प्रोसीड करता है। सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ें एमसीक्यूज में बार बार पूछी जा सकती हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है किस डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। और इसी तरह से रेप्लिकेशन का जैसे इससे पहले वाले टॉपिक्स में था। तो ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो है ना ये पॉइंट है कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ऑलवेज प्रोसीड्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। और तीसरी इस सारे प्रोसेस के अंदर जो मेजर बात है
जो कि एक मेजर फैक्टर है, मेजर ड्राइवर है इस सारे प्रोसेस के अंदर, दैट इज़ एन एंजाइम एंड दैट एंजाइम इज़ नोन एज आरएनए पॉलीमरेज। सो ये आरएनए पॉलीमरेज जो है इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सो अब हम ये ट्रांसक्रिप्शन वाली सारी बातों को अगर सम अप करें तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? एक्चुअली डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल से मैसेंजर आरएनए की जो फॉर्मेशन है, उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन है, उसे हम जो है ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये इस तरह से ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और ये डीएनए के ऊपर ये स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है एंड द न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल आर ऑलवेज एटीजीसी। ये इनकी स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती हैं और इन सीक्वेंसेस को क्या किया जाता है, ये मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि यहाँ से मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है। नाउ दिस इज मैसेंजर आरएनए, ये जो है ये मैसेंजर आरएनए है एंड दिस वन इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए, ये सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए। और ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद अभी जो मैसेंजर आरएनए जो बन चुका है, एक्चुअली में होता ये है कि हमने जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर भी यूनिट 4 के अंदर टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, राइबोसोम्स होते हैं जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये जो मैसेंजर आरएनए है ये साइटोप्लाज्म में जाता है। और एक और बात ये है कि ये जो याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि जो ट्रांसक्रिप्शन का सारा प्रोसेस है ये न्यूक्लियस के अंदर, एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर कंप्लीट हो रहा होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल बन जाता है तो उसके बाद वो न्यूक्लियस में से बाहर आता है इनटू दी साइटोप्लाज्म। और जब वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो उसके बाद वो जाता है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं, उन राइबोसोम्स के पास जाता है। और ये जो मैसेंजर आरएनए है ये इस तरह से, ये मैंने ये 2 राइबोसोम्स बनाए हुए हैं और ये इस तरह से बनाने का मकसद ये है क्योंकि हमें पता है कि जो राइबोसोम्स हैं consist of 2 subunits, one is a smaller subunit of the ribosome and the other is larger subunit। तो ये जो मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ये राइबोसोम्स के अंदर जो है ये जाता है और राइबोसोम्स क्या करते हैं, इसके ऊपर जो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं उन्हें रीड करते हैं और अकॉर्डिंग टू इट वो क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोटीन्स बनाते हैं और ये प्रोटीन्स जो हैं ये साइड पर बंद कर क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स की फॉर्म में वहाँ से सेपरेट हो जाते हैं। अब ये जो सारा प्रोसेस है कि ये जो मैंने अभी बाद में बताया है कि ये जो मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम्स जो है मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंसेस को रीड करते हैं और रीड करने के बाद प्रोटीन्स बनाते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। सो ये ट्रांसलेशन जो है इज द सेकंड इंपॉर्टेंट फेज ऑफ सेंट्रल डॉग्मा। ये सेंट्रल डॉग्मा का दूसरा इंपॉर्टेंट फेज है जिसके अंदर ट्रांसक्राइब्ड मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। सो ये प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर ये सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है जो इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद ये इसके अंदर सिर्फ इतना हमने फिलहाल यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, और इसी पूरे प्रोसेस को हम सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। तो ट्रांसलेशन ये एक और इम्पॉर्टेंट काफ़ी लॉन्ग जो है ये टॉपिक है, ये भी हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर उसे भी जो है डिस्कस करेंगे। सो अब जो है फिलहाल हमने ट्रांसक्रिप्शन को देखना है जो कि सेंट्रल डॉग्मा के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है। सो ट्रांसक्रिप्शन को अब हम डिटेल से देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। सो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जो एक बात मैंने अभी ऑलरेडी बता दी है वो ये है कि इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चूँकि ये एक पूरा बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये जानदारों की बॉडी के अंदर हर सेल के अंदर होने वाला प्रोसेस है और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और एंजाइम जो है वो केमिकल इंटरेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो इस प्रोसेस के अंदर भी जो इन्वॉल्व एंजाइम है उन्हें हम जो है यहाँ पर लिस्ट कर लेते हैं कि इसमें कौन से एंजाइम जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इन्वॉल्व एंजाइम की बात करें तो 2 इम्पॉर्टेंट बातें, एक तो ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें 2 बेसिक क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जैसा कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स हैं। सो अगर हम यहाँ पर प्रोकैरियोट्स का जिक्र करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर चूँकि कोई ख़ास किसी किस्म का न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है और उनका जो डीएनए है, जो उनका जेनेटिक मटेरियल है, वो डायरेक्टली सबमर्ज्ड होता है इनटू द साइटोप्लाज्म। तो इस वजह से तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है
उस एंजाइम को आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। और वो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जो तमाम टाइप के आरएनएस को प्रोड्यूस कर रहा होता है इसके अंदर। सो ये इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर एक सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होता है, एंड दिस सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजेज ऑल आरएनएज। ये ऑल आरएनएज जो हैं, जितने भी आरएनएज हैं, उन्हें ये क्या करता है, सिंथेसाइज कर रहा होता है। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर आरएनए जो पॉलीमरेजेस हैं वो 3 टाइप्स के इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। और जो पहला आरएनए पॉलीमरेज है इसके अंदर उसे हम आरएनए पॉलीमरेज 1 बोलते हैं। सो आरएनए पॉलीमरेज 1 इसमें यूज़ हो रहा है। और जो सेकंड है दैट इज़ आरएनए पॉलीमरेज 2, वो आरएनए पॉलीमरेज 2 यूज़ हो रहा है। और जो थर्ड वन है वो आरएनए पॉलीमरेज 3 यूज़ हो रहा है। सो दीज 3 टाइप्स ऑफ मैसेंजर आरएनएज आर इन्वॉल्व इन दी यूकैरियोट्स। सो यूकैरियोट्स के अंदर ये जो है ये यूज़ होते हैं। अब अगर हम इनके फंक्शंस देखें इन डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेजेस के, सो जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है ये इम्पॉर्टेंट होता है इन राइबोसोमल आरएनए फॉर्मेशन। सो जो राइबोसोमल आरएनए है उसकी फॉर्मेशन के अंदर आरएनए पॉलीमरेज 1 इम्पॉर्टेंट होता है। और जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है दिस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। सो दिस इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट। ये वाला जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है, इसके बारे में हम जो है इस सारे प्रोसेस के अंदर डिस्कशन करेंगे। और जो थर्ड टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है दैट इज आरएनए पॉलीमरेज 3। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है, अगर हम इसको देखें तो इसका जो फंक्शन होता है ये टीआरएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन के अंदर ये इंपॉर्टेंट होता है। सो ये हमने इस सारे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व एंजाइम के बारे में पढ़ी। तो हम इस प्रोसेस के बारे में देखते हैं कि ये प्रोसेस कितने स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। सो इस प्रोसेस को 3 स्टेप्स के अंदर जो है हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है दैट इज़ इनिशिएशन, उसे हम इनिशिएशन कहते हैं। और जो सेकंड स्टेप होता है दैट इज़ एलोंगेशन, वो एलोंगेशन का स्टेप होता है। और जो थर्ड स्टेप होता है वो जो है टर्मिनेशन का स्टेप होता है। अब ये इन स्टेप्स को अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो इनिशिएशन में ऑब्वियसली जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उस डीएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर जो है मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन इनिशिएट होती है, वो स्टार्ट होती है। और चूंकि यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन है उसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज 2 इन्वॉल्व है। सो जो इनिशिएशन है इसके अंदर एक्चुअली जो आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम है वो जाकर डीएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर बाइंड करता है। और जब वो उसके ऊपर बाइंड करता है तो उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसी स्टेप को हम इनिशिएशन कहते हैं। सो इनिशिएशन के बाद एलोंगेशन होती है। एलोंगेशन का जो स्टेप है इसके अंदर एक्चुअली इस स्टेप को हम सिंपली इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो स्टेप है दिस इज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होती है ऑन ग्रोइंग स्टैंड ऑफ मैसेंजर आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए का ग्रोइंग स्टैंड होता है, जो बन रहा होता है, उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल वो इसके ऊपर ऐड होते जाते हैं। सो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ये इसके ऊपर जो है इस प्रोसेस के अंदर होता है। सो ये याद रखना है। और फिर जो टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन में जो आरएनए मॉलिक्यूल बन रहा है उसकी फॉर्मेशन का जो स्टॉप होना है, उसका ख़त्म हो जाना है, यानी कि आरएनए की फॉर्मेशन का रुक जाना जो है वो टर्मिनेशन कहलाता है। सो ये थर्ड स्टेप में ये होता है। सो इनिशिएशन को अगर हम देखें तो ये हमने यहाँ पर सेंट्रल डॉगमा जब डिस्कस किया था, सो सेंट्रल डॉगमा के अंदर भी यहाँ पर ये डीएनए का मॉलिक्यूल बना हुआ है। और ये मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर डिफरेंट प्रोमोटर रीजन्स होते हैं, डिफरेंट स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं। और उन स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को हम प्रोमोटर रीजन्स बोलते हैं। और इन्हें प्रोमोटर रीजन्स क्यों कहते हैं, या ये जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है, हम अगर इसे देखें तो ये जो अभी हमने पढ़ा है कि जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है ये आकर डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर बाइंड करता है। और डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर जब ये बाइंड करता है तो उसके बाद मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन इनिशिएट हो जाती है। सो जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है वो डीएनए के ऊपर किसी ना किसी स्पेसिफिक साइट के ऊपर जाकर बाइंड करता है। और वो जो स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट है ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2, दैट स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट इज टर्म्ड एज
प्रोमोटर रीजन, उसी को हम प्रोमोटर रीजन का नाम देते हैं। सो प्रोमोटर रीजन जो है ये डीएनए के ऊपर डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पर पाए जाते हैं। सो ये डिफरेंट जगह पर ये उसके ऊपर पाए जाते हैं, और जहां जहां प्रोमोटर रीजन होते हैं वहां पर जाकर आरएनए पॉलीमरेजेस बाइंड कर जाते हैं। सो ये जो है हमारे पास ये इस सारे स्टेप की जो है ये हाईलाइट्स हैं। अब हम इसे जो है इनिशिएशन से आगे जो है डिटेल से डिस्कस करना। तो ये इनिशिएशन के अंदर क्या होता है कि इसमें रिकॉग्निशन ऑफ प्रोमोटर रीजन होती है ऑन डीएनए डुप्लेक्स। सो चूंकि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर डिफरेंट गैप्स के ऊपर प्रोमोटर रीजन जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। सो ये इस स्टेप के अंदर जो इम्पॉर्टेंट बात होती है दैट इज रिकॉग्निशन, वो रिकॉग्निशन होती है। और जो रिकॉग्निशन है ये प्रोमोटर रीजन की होती है। सो ऑफ प्रोमोटर रीजन ऑन डीएनए के ऊपर। अब अगर हम डीएनए के मॉलिक्यूल को एक दफ़ा ये क्लोजली देखें और इसे हम दो तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर लें कि ये हमारे पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, और ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है इसके ऊपर ये न्यूक्लियोटाइड्स अवेलेबल होते हैं और इनकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है, यानी कि ATGC की ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होती हैं। अब ये जो डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है इसके ऊपर डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट गैप्स के ऊपर या कुछ गैप्स के बाद ये ना यहाँ पर आपने ब्रेक करना है, ठीक? नहीं ये यहाँ से आपने कट करना है, ठीक है। सो डीएनए के ऊपर जो है डिफरेंट रीजन के ऊपर कुछ प्रोमोटर रीजन्स अवेलेबल होते हैं। लेट्स से कि हम कहते हैं कि ये जो रीजन है डीएनए का फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, हम अगर इस रीजन को प्रोमोटर रीजन का नाम दें दैट दिस इज दी प्रोमोटर रीजन, ये प्रोमोटर रीजन है। अब ये जो प्रोमोटर रीजन है इसके अंदर अगर आप क्लोजली देखें सो इसके अंदर ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं, और ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं ये इन्हें हम सीक्वेंसेस ऑफ प्रोमोटर रीजन बोलते हैं। और इन्हें हम मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें, एक मिनट ये रुको ज़रा, मुझे लग रहा है लाइट ये इसमें से मिस हो गया। नहीं ठीक है, इसे जब आप मूव कर रहे हो ना तो ठीक है, नहीं स्टार्ट ये कट जाएगा बस। अच्छा, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये प्रोमोटर रीजन होता है, और प्रोमोटर रीजन के अंदर देखें कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं, और ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं इनमें से कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो है वो बाइंडिंग साइट्स भी कहलाते हैं। सो अगर हम इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को अनवाइंड करके एक ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर यहाँ पर लिखें तो हम ये इस तरह से कहते हैं कि ये हमारे पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, और ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है यहाँ पर हम कहते हैं हमारे पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, और इसके ऊपर ये इसी तरह से ये जो यहाँ से यहाँ तक हमने ये रीजन जो है जिसे प्रोमोटर रीजन का नाम दिया, हम उसे कहते हैं कि यहाँ से लेकर लेट्स से कि ये यहाँ तक दिस इज द प्रोमोटर रीजन, ये प्रोमोटर रीजन है। अभी जो प्रोमोटर रीजन है इसके अंदर ये डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं, और इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस में से कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को हम बाइंडिंग साइट्स कहते हैं, और ये जो हम बाइंडिंग साइट्स हैं उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये इसके अंदर जो कुछ रीजन्स हैं दीज आर बाइंडिंग साइट्स, ये इसमें बाइंडिंग साइट्स हैं। अब ये जो बाइंडिंग साइट्स हैं इनके सीक्वेंसेस जो है वो डिफरेंट होते हैं, हम इनके सीक्वेंसेस के बारे में भी देखेंगे। सो दीज आर बाइंडिंग साइट्स, इन्हें हम बाइंडिंग साइट्स बोलते हैं। अब ये जो बाइंडिंग साइट्स हैं ये प्रोकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट होती हैं और यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट होती हैं। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, ये बाइंडिंग साइट्स की, ये प्रोमोटर रीजन के अंदर जो मौजूद होती हैं, सो दीज बाइंडिंग साइट्स आर अवेलेबल इनसाइड द प्रोमोटर रीजन, ये प्रोमोटर रीजन के अंदर होती हैं। और बाइंडिंग साइट्स में जो प्रोकैरियोट्स हैं, ये बुक के अंदर प्रोकैरियोट्स के बारे में जो है ना इन्होंने उनके जो बाइंडिंग साइट्स हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं वो बताए हुए हैं। सो प्रोकैरियोट्स की जो बाइंडिंग साइट्स अगर हम देखें तो वो दो बाइंडिंग साइट्स हैं प्रोमोटर रीजन के अंदर, इनसाइड द प्रोमोटर रीजन, और वो जो बाइंडिंग साइट्स हैं उनको TA,
TAAT, और जो दूसरी बाइंडिंग साइड होती है वो TTGACA। ये जो बाइंडिंग साइड्स हैं इनको हम किसी और तरह से भी लिखते हैं, जैसा कि ये TTGACA जो है इसको हम -35 सीक्वेंस भी कहते हैं, और बिल्कुल इसी तरह से ये TAAT को हम -10 सीक्वेंस भी कहते हैं। अब ये -10 सीक्वेंस और -35 सीक्वेंस क्या है? सो याद रखना है कि ये जो हम ये सारा प्रोसेस इनिशिएशन का देख रहे हैं, इसके अंदर रिकग्निशन ऑफ प्रोमोटर रीजन हो रहा है, और ये भी याद रखना है कि जो प्रोमोटर रीजन की रिकग्निशन हो रही है ये कौन रिकग्नाइज करेगा? RNA पॉलीमरेज 2। और RNA पॉलीमरेज 2 जो है ये बाइंडिंग साइट्स के ऊपर बाइंड करेगा, और ये जो दो बाइंडिंग साइट्स हैं, एक TAAT है और एक TTGAC है, -10 सीक्वेंस है और -35 सीक्वेंस है। अब ये दोनों सीक्वेंसेस क्या होती हैं? सो ये याद रखना है कि जब ये बाइंडिंग साइट के ऊपर RNA पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स आकर अटैच हो जाता है, इसके ऊपर बाइंड करता है, तो उसके बाद यहाँ से जो है यहाँ से आगे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आगे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से आगे वाली जो सीक्वेंसेस हैं उन्हें हम प्लस सीक्वेंसेस के तौर पर जानते हैं। और ये जो अपस्ट्रीम है, दिस इज द अपस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम होती है, और अपस्ट्रीम के अंदर ये माइनस सीक्वेंसेस होते हैं सारे। अपस्ट्रीम में सारे सीक्वेंसेस माइनस में होते हैं, और इसमें दो तरह के सीक्वेंसेस हैं, यानी कि -10 सीक्वेंसेस, -10 न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम हेयर एंड -35 न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम हेयर। सो ये -10 और -35 सीक्वेंसेस जो हैं ये इस तरफ जो है इस तरह से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ये -10 सीक्वेंस होती है और फिर -35 सीक्वेंस। अब ये इसके अंदर आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली हैं। अब क्या होता है कि इसके ऊपर RNA पॉलीमरेज आता है, और हम RNA पॉलीमरेज को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो ये बाइंडिंग साइट्स जो हैं ये पाई जाती हैं प्रोमोटर रीजन के अंदर, और ये प्रोमोटर रीजन के ऊपर जो है ये आकर इस तरह से ये RNA पॉलीमरेज यहाँ पर अटैच हो जाता है। अब जो RNA पॉलीमरेज है, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स, एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स होता है जिसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं, और अगर हम इस RNA पॉलीमरेज को देखें तो ये इस तरह से ये डिफरेंट इसके अंदर फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं, जैसा कि अल्फा फैक्टर्स होते हैं, इसमें बीटा फैक्टर्स होते हैं, और इसमें फिर जो है ये सिग्मा फैक्टर्स होते हैं। अब ये जो मैंने लास्ट वन बताया, दिस इज द सिग्मा फैक्टर, इसका मैं नाम लिख रहा हूँ सिग्मा फैक्टर। नाउ सिग्मा फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट in the recognition and binding of RNA polymerase on to the binding sites. So promoter region, टेक्निकली अगर हम बात करें तो प्रोमोटर रीजन को हम एज अ होल कह रहे हैं कि DNA के ऊपर ये वाला रीजन है, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं, और उनमें से जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस RNA पॉलीमरेज को अपने साथ बाइंड करवा रहे हैं, दोज आर द बाइंडिंग साइट्स होती हैं। तो जो बाइंडिंग साइट्स हैं उनके ऊपर जो बाइंड करवाने वाला एक्चुअल फैक्टर है, दैट इज सिग्मा फैक्टर। तो ये याद रखना है कि ये जो सिग्मा फैक्टर होता है वो क्या करता है कि बाइंडिंग साइट्स की रिकॉग्निशन करवाता है। ये एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो सिग्मा फैक्टर है ये क्या करवा रहा है, ये मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है, यहां से भी चेंज कर लेंगे, कि ये जो सिग्मा फैक्टर है, ये सिग्मा फैक्टर क्या करवा रहा है, ये याद रखना है कि इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करवाता है। सो रिकॉग्नाइज करता है बाइंडिंग साइट्स को, बाइंडिंग साइट्स को रिकॉग्नाइज करता है इन प्रोमोटर रीजन के अंदर। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब सिग्मा फैक्टर बाइंडिंग साइट्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है और RNA पॉलीमरेज को उसके ऊपर बाइंड करवा देता है, तो बाइंड करने के बाद ये अब यहां पर बाइंड हो गया, बाइंड करने के बाद ये जो सिग्मा फैक्टर है इज रिमूव्ड। सो ये याद रखना है कि सिग्मा फैक्टर इज रिमूव्ड, ये रिमूव हो जाता है आफ्टर बाइंडिंग, बाइंड करने के बाद, आफ्टर बाइंडिंग ऑफ
आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग ऑन बाइंडिंग साइट्स। तो जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट्स के ऊपर बाइंड कर जाता है तो उसके बाद सिग्मा फैक्टर रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पर चूंकि ये वाले चैप्टर्स जो हैं और ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये एमडी कैट के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज वाली बात ये है कि जब आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स के अंदर से सिग्मा फैक्टर को रिमूव कर दिया जाता है तो बाकी जो बचा हुआ उसका जो पोर्शन है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स विदाउट सिग्मा फैक्टर इज नोन एज कोर एंजाइम, उसको हम कोर एंजाइम कहते हैं। ये आपने याद रखना है। सो ये याद रखना है कि ये क्या है कि कोर एंजाइम क्या होता है कि सिग्मा फैक्टर जब आरएनए पॉलीमरेज 2 में से रिमूव हो जाता है तो बाकी जो उसका रीजन है दैट इज कोर एंजाइम। अब ये बाइंडिंग हो गई है, यानी कि इनिशिएशन कंप्लीट हो चुकी है। जब ये बाइंड हो जाता है, सिग्मा फैक्टर रिमूव हो जाता है, उसके बाद जो है ये इसी डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड होने लग पड़ती है और जो डीएनए है वो उसके ऊपर एक मैसेंजर आरएनए जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर हमने दो बातें और इसमें जो है ऐड करनी है, और उन दो बातों में एक बात ये है कि ये डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं और इनके ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पाई जाती है। और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जिस स्ट्रैंड के सामने, देखें ये मैंने एरोज नीचे वाले स्ट्रैंड के सामने लगाए हुए हैं, जिस स्ट्रैंड के सामने नया मैसेंजर आरएनए बन रहा होता है दैट स्ट्रैंड इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर बात है, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। और जो उसके सामने वाला स्ट्रैंड होता है ऑपोजिट टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसे हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। सो ये इसमें दो बातें हैं कि एक टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक कोडिंग स्ट्रैंड। अब ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसको हम किसी और नाम से भी जानते हैं और वो है, इसको हम सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। दिस इज सेंस स्ट्रैंड। और ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है इसे हम एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। सो ये इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट हैं। अब देखें ये जो इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं और इसमें ये याद रखना है, दोबारा से मैं बता रहा हूं कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो कौन सा होता है, जिसके सामने या जिसके कॉम्प्लीमेंट्री, जिसके अगेंस्ट मैसेंजर आरएनए कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है। और उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऑपोजिट जो स्ट्रैंड है उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। सो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। अब जैसे ही ये बाइंड होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इनिशिएट होता है, तो उसके फौरन बाद क्या है कि ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं इनके दरमियान एक बबल क्रिएट हो जाता है। इस पर जो बबल क्रिएट होता है, अगर हम इस बबल को, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान एक बबल सा क्रिएट होता है, अगर हम उसको देखें तो वो हम इस तरह से देख लेते हैं कि ये डीएनए के ये दो स्ट्रैंड्स हैं और ये जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है वहाँ पर इस तरह से ये डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो इस तरह से ओपन अप हो जाते हैं। अब ये जो डीएनए के ओपन हुए स्ट्रैंड होते हैं ये फिर उसी तरह से वही बातें हैं कि एक स्ट्रैंड जिसके सामने मैसेंजर आरएनए बनना है दैट विल बी कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। हम इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड का नाम दे लेते हैं, दैट दिस विल बी टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इसके जो ऑपोजिट स्ट्रैंड है दिस विल बी कोडिंग स्ट्रैंड, ये इसमें कोडिंग स्ट्रैंड होगा। और वही बातें जो हमने अभी अभी डिस्कस की हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड को एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं और कोडिंग स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं इन पर ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड है तो यहाँ पर भी इसके अगेंस्ट एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड है तो इसके अगेंस्ट। सो ये सारी इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री इसके ऊपर बेस पेयरिंग है और इस बेस पेयरिंग की ही वजह से यहाँ पर स्पेसिफिक और वेरी स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए वो जनरेट होता है। अब अगर हम एक कोडिंग सीक्वेंस देखें, हम कोई भी कोडिंग सीक्वेंस लिख लेते हैं ATGAACG और T, ये एक सीक्वेंस है जो कि कोडिंग स्ट्रैंड पर है
जिसके अगेंस्ट मैसेंजर आरएनए नहीं बन रहा। और टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगी वो ऑब्वियसली इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगी, यानी कि यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर थायमीन होगा, और यहाँ पर थायमीन है तो इधर एडेनिन होगा, गुआनिन है तो साइटोसिन होगा, एडेनिन है तो थायमीन होगा, थायमीन होगा, यहाँ पर गुआनिन होगा, गुआनिन है तो साइटोसिन, और यहाँ पर एडेनिन। एंड दिस इज द सीक्वेंस ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने यहाँ पर एक मैसेंजर आरएनए जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, और ये जो मैसेंजर आरएनए है ये बनने के बाद इस तरह से डीएनए के डबल स्ट्रैंड से बाहर निकल रहा होता है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है ये कैसे बन रहा होता है, किस डायरेक्शन में इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे होते हैं, ये सारा जो प्रोसेस है, चूंकि हमने ये इनिशिएशन को डिस्कस किया है, सो इनिशिएशन के बाद ये वाला जो सारा प्रोसेस है ये फिर काउंट किया जाता है एक और हेडिंग के अंदर, एंड दैट हेडिंग इज जनरली टर्म्ड एज एलोंगेशन। वो एलोंगेशन कहलाती है, और जो एलोंगेशन है अगर हम एलोंगेशन को एक दो वर्ड्स में यहाँ पर डिफाइन करें तो वो क्या होता है, दिस इज द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन ग्रोइंग मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड। जो ग्रोइंग मैसेंजर आरएनए होता है उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड जो हैं उनकी एडिशन होती है। अब ये एडिशन कैसे होती है कि ये जो मैसेंजर आरएनए, हमने इस प्रोसेस के स्टार्ट में भी पढ़ा था कि इस पे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन होगी। सो ये 5 प्राइम एंड है, वो 3 प्राइम एंड है। सो यहाँ पर मैसेंजर आरएनए पर न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो ऐड होने लग पड़ते हैं। सो ये इस तरह से इसके अगेंस्ट जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इसके ऊपर इस तरह से जनरेट हो रहे होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये क्या होंगे, ऑब्वियसली टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इसके ऊपर बनेंगे। जैसा कि हम ये कह लेते हैं कि ये थायमीन है तो इसके अगेंस्ट एडेनिन होगा, एडेनिन है तो थायमीन होगा, साइटोसिन है, सॉरी यहाँ पर नहीं, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस क्या होंगे कि ये थायमीन है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन होगा, एडेनिन है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री वैसे डीएनए पर थायमीन पाया जाता है, लेकिन चूंकि ये आरएनए है तो आरएनए में थायमीन की जगह यूरासिल होता है, तो यहाँ पर यूरासिल होगा, यू होगा, और इस तरह से ये साइटोसिन है तो यहाँ पर क्या होगा, गुआनिन होगा, और इसी तरह से ये सारे इनके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जो हैं यहाँ पर मैसेंजर आरएनए के ऊपर ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें, और वो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के तौर पर भी आ सकते हैं कि अगर आपको एक कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया गया हो, या अगर आपको एक टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया गया हो, और फिर उसमें से आपसे पूछा जाए कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस है, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए। सो इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बनने वाले मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा। सो ये तो काफ़ी सिंपल है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके जो सीक्वेंसेस हैं उनके अगेंस्ट आप क्या करते जाएंगे कि जो सीक्वेंसेस हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐड करते जाएंगे और वो आपके पास मैसेंजर आरएनए होगा। लेकिन अगर आपको कोडिंग स्ट्रैंड दिया हुआ है और फिर कहा हुआ है कि इस स्ट्रैंड के ऑपोजिट जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस पर बनने वाला मैसेंजर आरएनए कौन सा होगा, तो ये जो है ये काफ़ी ईजी है, बल्कि ये यहाँ पर भी ये थायमीन ऐड कर दिया। तो ये जो सीक्वेंसेस हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं, इनके अगेंस्ट कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो कि काफ़ी कंसेप्चुअल होते हैं। जैसा कि कोडिंग स्टैंड आपको दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस कोडिंग स्टैंड के अगेंस्ट जो टेम्पलेट स्टैंड है उस पर बनने वाला मैसेंजर आरएनए कौन सा होता है, या सिंपली एक टेम्पलेट स्टैंड की सीक्वेंस आपको बता दी जाएगी और उसके अगेंस्ट आपको मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस बतानी होगी। सो दोनों केसेस में काफ़ी ईजी है। टेम्पलेट स्टैंड होगा तो आप इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंसेस हैं वो लिख देंगे, दैट विल बी द सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए। और अगर कोडिंग स्टैंड है और वो उन्होंने आपको उसकी सीक्वेंस दी हुई है और आपसे उसके अगेंस्ट जो टेम्पलेट स्टैंड है उस पर बनने वाले मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस दी हुई है, तो इसमें
एक दो सिंपल बातें ये कि कोडिंग स्टैंड के ऊपर जहाँ जहाँ पर थायामीन आ रहा है आप सिर्फ वहाँ वहाँ पर यूरासिल लगा दें और बाकी सारा सीक्वेंस जो है वो सेम होगा। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या आप जो है इसे अगर आप एक स्टेप बढ़ाकर लिखना चाहते हैं तो कोडिंग स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री आप पहले टेम्पलेट स्टैंड खुद से लिखेंगे और फिर उस टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर जो भी मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस बनते हैं वो आप लिख देंगे। सो ये जो है ये एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती है। अब यहाँ पर चूंकि ये प्रोसेस जो है अब ये स्टॉप भी होना है, जो आपकी डिजायर्ड लेंथ है जब उसका मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो उसके बाद ये जो टर्मिनेशन है, जो थर्ड इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज टर्मिनेशन। सो टर्मिनेशन किस तरह से होती है? सो टर्मिनेशन को याद रखना है कि टर्मिनेशन के अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज ये फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ जीसी हेयर पिन। ये जीसी हेयर पिन जो है ये बनना स्टार्ट हो जाती है मैसेंजर आरएनए पर। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है इसके एंड पर इस तरह से एक जीसी हेयर पिन बनना स्टार्ट होती है और ये जीसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस आते हैं डीएनए के ऊपर। ऑब्वियसली टेम्पलेट स्टैंड पर ये सीक्वेंसेस आ रही होती हैं तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री फिर ये मैसेंजर आरएनए इस तरह से बनता है और फिर जीसी हेयर पिन बनने के बाद ज़्यादा से यहाँ पर जो है यू सिग्नल ज़्यादा सारे यूरासिल आने लग पड़ते हैं और जब ये ज़्यादा सारे यू आते हैं तो वहाँ पर जो है ये आरएनए की जो फॉर्मेशन है वो टर्मिनेट हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है। और जब ये आरएनए की फॉर्मेशन, मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन बनना स्टॉप हो जाती है तो उसके बाद जो है ये सारा मैसेंजर आरएनए इसी तरह यहाँ से बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉन्सेप्चुअल, ये सारे प्रोसेस में से जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उनमें से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अगर पेपर्स को देखें तो काफ़ी दफ़ा रिपीट होने वाले क्वेश्चन में शामिल है। और वो ये है कि पहले बल्कि इससे रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं बाहर कैसे आता है ये मैसेंजर आरएनए और किस फॉर्म में आता है, और फिर वो वाला जो क्वेश्चन है वो हम इसके साथ रिलेट करेंगे, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। ये मैसेंजर आरएनए इसमें से बाहर आ जाता है और अगर हम ये बाहर आया मैसेंजर आरएनए, इसे हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए है वो इस तरह से ये डीएनए के डबल स्ट्रैंड से अलग हो जाता है और इसके ऊपर एक जीसी हेयर पिन, और ये जो है ये इसका 5 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम एंड। अब क्या होता है यहाँ पर याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रांसक्रिप्शन का जो सारा प्रोसेस है ये हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, और एक सेल जो है उसका अगर हम न्यूक्लियस देखें तो ये हम सिर्फ न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल था और ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो मॉलिक्यूल था इसमें से ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में हमारे पास मैसेंजर आरएनए जनरेट हो गए हैं। एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, ये मैसेंजर आरएनए इस तरह से जनरेट हो गए। अब न्यूक्लियस के अंदर ये मैसेंजर आरएनए बनने के बाद ऑब्वियसली इन्होंने प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए राइबोसोम्स के पास जाना होता है ट्रांसलेशन के लिए, क्योंकि राइबोसोम जो है वो मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंसेस को रीड करते हैं और उनके फिर मुताबिक प्रोटीन्स बनाते हैं। तो यहाँ पर जब ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आते हैं तो साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर बहुत से एंजाइम्स होते हैं, जैसा कि न्यूक्लियेसिस होते हैं और भी बहुत से एंजाइम्स होते हैं, और वो जो एंजाइम होते हैं वो पोटेंशियली इस मैसेंजर आरएनए को डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूली सिंथेसाइज जब उसमें से साइटोप्लाज्म में आता है तो जो न्यूक्लियेसिस हैं वो एफिनिटी रखते हैं डिफरेंट केमिकल कॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली क्योंकि जो मैसेंजर आरएनए इसके ऊपर भी ये सारा केमिकली एक मॉलिक्यूल है ये, सो इसके अगेंस्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन रख सकते हैं और वो इसे डैमेज कर सकते हैं। अब इस डैमेज से बचने के लिए क्या होता है कि ये जो मैसेंजर आरएनए है इस मैसेंजर आरएनए पर कुछ चेंजेस होती हैं, जिन चेंजेस को हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस बोलते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस, और ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस हैं
इसमें क्या होता है कि ये जो मैसेंजर आरएनए है इसके एक एंड पर, यहां पर और यहां पर जो दूसरा एंड है इस पर एक कैप और एक टेल ऐड की जाती। सो ये याद रखना है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस में क्या है, एडिशन ऑफ कैप एंड टेल। कैप और टेल को इस पर ऐड किया जाता है। जो कैप है वो 5 प्राइम पर ऐड होती है और जो टेल है 3 प्राइम पर। अब अगर हम कैप की फॉर्मेशन देखें तो कैप जो है केमिकली दिस इज 7 मिथाइल जीटीपी, और जो टेल होती है दिस इज पोली ए टेल, ये पोली ए टेल होती है। अब ये जो कैप और टेल है ये उन न्यूक्लियेजेस के या डिफरेंट एंजाइम्स के एक्शन से मैसेंजर आरएनए को बचाते हैं अनटिल के ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के पास न पहुंचे। और यही वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैप एंड टेल इन न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल। तो उसके अंदर आप ये सारी बात जो है लिखेंगे। और इसमें याद रखने वाली इस पूरे कॉन्सेप्ट में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसा कि कैप और टेल का फंक्शन है, टेम्पलेट और कोडिंग स्टैंड है, मैसेंजर आरएनए, जीसी हेयर पिन के बारे में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोर एंजाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोर एंजाइम को याद रखने के लिए आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज माइनस सिग्मा फैक्टर, ये जैसे मैंने बताया था कि सिग्मा फैक्टर जो है वो रिमूव हो जाता है। सो इसको हम जो है कोर एंजाइम बोलते हैं। और ये जो सिग्मा फैक्टर होता है ये इसके अंदर ये बाइंडिंग साइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है। सो ये जो है ये सारा प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का। इस तरह से मैसेंजर आरएनए जो है वो बनकर बाहर आता है न्यूक्लियस के अंदर से।